Hello dear students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about complication of fracture. Let's begin the class. Complication of fracture. अब तक हमने फ्रैक्चर के अंदर ये पढ़ लिया है कि फ्रैक्चर होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है, ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन कैसा है, ठीक है, कॉजेज, ईटियोलॉजी, कॉमन साइन एंड सिम्टम्स, इनिशियल केयर, क्या करेंगे। मान लीजिए आपको रोड साइड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, रोड साइड ट्रैफिक है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, उसमें अगर कोई विक्टिम है जिसको फ्रैक्चर हो गया तो उस टाइम उसको इनिशियल केयर क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था फ्रैक्चर मैनेजमेंट के तरीके देखे थे। तो फ्रैक्चर मैनेजमेंट के जो तरीके थे उनमें फर्स्ट वन हमने देखा था रिडक्शन, फिक्सेशन, उसके बाद हमने देखा था कास्ट का अप्लीकेशन किया था, और उसके पहले हमने देखा था ट्रैक्शन और स्प्लिंट। ट्रैक्शन स्प्लिंट देख लिए, रिडक्शन देख लिया, फिक्सेशन देख लिया और कास्ट अप्लीकेशन देख लिया। ये सारे तरीके थे फ्रैक्चर को मैनेज करने के। आज की क्लास में हम डिटेल स्टडी करेंगे अबाउट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर की फ्रैक्चर होने से या लॉन्ग बोन या कोई भी बोन है वो फ्रैक्चर होने से और अदर कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकते हैं उनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर के अंदर मोस्ट कॉमनली 4 कॉम्प्लिकेशन देखे जाते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर है उसके अंदर कॉमनली 4 कॉम्प्लिकेशन देखे जाते हैं। वो चारों कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो वो 4 कॉम्प्लिकेशन है। पहला कॉम्प्लिकेशन है पेट एम्बोलिज्म, पेट का एम्बोलिज्म बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट में है कंपार्टमेंट सिंड्रोम, कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है। उसके बाद है एवेस्कुलर नेक्रोसिस, इसको शॉर्ट फॉर्म में एवीएन बोलते हैं, एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो सकता है। उसके बाद है इन्फेक्शन इन ऑस्टियोमालाइटिस। तो ये चारों कॉमन कॉम्प्लिकेशन है फ्रैक्चर के, ठीक है। तो आइए वन बाय वन इनको डिटेल स्टडी करते हैं। पहला हमारा है फेट एम्बोलिज्म। पहला कॉम्प्लिकेशन है वेट, वो है हमारा फेट एम्बोलिज्म। की फेट एम्बोलिज्म क्या होता है? इसमें क्या होता है कि एम्बोलिज्म, कोई भी एम्बोलिज्म का मतलब है कोई भी मूविंग पार्टिकल या मूविंग क्लोट हो सकता है, ठीक है। क्लोट है मतलब थ्रोम्बस है, अगर वो थ्रोम्बस एक जगह स्टिक है तो उसको थ्रोम्बस बोल रहे हैं। लेकिन अगर वही थ्रोम्बस क्या हो जाएगा, अगर मूवमेंट करने लग जाएगा अपनी जगह से, स्टिक जहाँ स्टिक हो रखा था, चिपक रखा था, वहाँ से हट के अगर वो ब्लड के साथ मूव करने लग जाता है तो उसको बोलते हैं एम्बोलिज्म, ठीक है। तो अगर कोई भी एम्बोलिज्म कोई भी हो सकता है, एयर भी हो सकती है, फेट भी हो सकती है, ब्लड का क्लोट भी हो सकता है। अगर ये एम्बोलिज्म सर्कुलेट करते हुए, ब्लड के साथ सर्कुलेट करते हुए पल्मोनरी सर्कुलेशन को अगर ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं तो ये इसे कहलाता है हमारा पल्मोनरी एम्बोलिज्म या फैट एम्बोलिज्म। अगर अब यहाँ पे फैट एम्बोलिज्म हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मूविंग एम्बोलाई होगा, जो एम्बोलाई होगा वो क्या होगा, फेट सब्सटेंस होगा, जो पर्टिकुलरली वेसल के अंदर इंटर करने के बाद क्या होगा, बाद वो पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर जाकर पल्मोनरी सर्कुलेशन को क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, जिससे क्या होता है कि पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी है, जो भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म के साइन एंड सिम्टम्स है वो देखने को मिलते हैं। तो एन एम्बोलिज्म कॉज बाय द मूवमेंट ऑफ फॉरेन पार्टिकल, कोई भी फॉरेन पार्टिकल है उसके द्वारा अगर कोई एम्बोलिज्म कॉज किया जाता है उसे, और वो क्या करता है, इनटू द कॉज ऑब्स्ट्रक्शन इनटू द पल्मोनरी सर्कुलेशन, और पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर वो कोई ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म, या फिर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे यहाँ पे इसको फेट एम्बोलिज्म। अब असेसमेंट करेंगे कि फेट एम्बोलिज्म के साइन एंड सिम्टम्स में क्या होंगे। फेट एम्बोलिज्म के साइन एंड सिम्टम्स और पल्मोनरी एम्बोलिज्म के साइन एंड सिम्टम्स कॉमन होंगे, ठीक है। और इन ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हमें अर्ली असिस्ट करके हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इमीडिएटली नोटिफाई करना होता है, क्योंकि फेट एम्बोलिज्म हो चाहे पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, पेशेंट की जान भी जा सकती है अगर हल्का सा भी डिले होता है केयर के अंदर। तो असेसमेंट के अंदर हम देखेंगे कि पेशेंट को जब भी कोई एम्बोलाई पल्मोनरी सर्कुलेशन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो पेशेंट को क्या होगा, शार्प चेस्ट पेन होगा, बहुत ज़्यादा सीवियर चेस्ट पेन होगा। एम्बोलाई ने क्या कर दिया, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती रहेगी और ताकि हम जल्दी जल्दी सांस लेंगे और सांस आने में दिक्कत रहेगी, तो डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। अब ऑक्सीजन डिमांड पूरी नहीं हो रही है बॉडी की, तो बॉडी रेस्टलेसनेस होना शुरू हो जाती है। नर्वस सिस्टम को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो नर्वस सिस्टम क्या करेगा, कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा, ठीक है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर है, लंग्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, तो हम उसको कपिंग के थ्रू क्या करना चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि क्या पता कपिंग की द्वारा ठीक हो, तो पेशेंट का देयर इज अ रेस्पॉन्स, ठीक है। कंपनसेटरी रेस्पॉन्स के थ्रू क्या होता है, कपिंग करना शुरू कर देता है पेशेंट, ठीक है। ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है उस कंडीशन के अंदर पेशेंट कपिंग करना शुरू कर देता है। लंग्स के अंदर क्रेकल साउंड आने लग जाते हैं, लंग्स के अंदर क्रेकल साउंड आने लग जाते हैं। हिमेप्टाइसिस का मीनिंग क्या होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हिमेप्टाइसिस का वैसे नॉर्मल मीनिंग अगर हम देखें, हिमेप्टाइसिस का मीनिंग है वो क्या होता है, ब्लड इन स्पुटम, स्पुटम के अंदर अगर ब्लड आ रहा है उसको बोलते हैं हिमेप्टाइसिस। और हिमेटेमेसिस क्या होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट है हाइपोक्सीमिया।
जो हाइपोक्सीमिया इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो पल्मोनरी सर्कुलेशन के पास जो ब्लड आ रहा था वो क्या कर दिया गया है, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया गया है। और ब्लड को ऑब्स्ट्रक्ट करने की वजह से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की क्या बोलते हैं सप्लाई थी वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, ठीक है। और ब्लड की जो ऑक्सीजन की सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से क्या हो जाएगा, जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ब्लड की कंसंट्रेशन ऑक्सीजन ब्लड के अंदर अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अगर कम हो जाती है उसी को बोलते हैं हाइपोक्सीमिया। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स है। इनको हमें एज ए नर्स हमें क्या करना होता है, मॉनिटर करना होता है अगर किसी पेशेंट के अंदर फेट एम्बोलिज्म या पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट वन है इंटरवेंशन। मान लीजिए किसी पेशेंट को एम्बोलिज्म हो गया तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को क्या हुआ है, एम्बोलिज्म हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक इमेज दिखाई गई है आपको, इस इमेज के अंदर आप देखिएगा लॉन्ग बोन्स के अंदर हम सबको पता है कि येलो बोन मेरो प्रेजेंट होता है शाफ्ट के अंदर। ये लॉन्ग बोन की जो शाफ्ट होती है उनके अंदर क्या होता है, येलो बोन मेरो प्रेजेंट होता है। अब जब हम फ्रैक्चर को रिपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, मेरे कर्सर के ऊपर देखिएगा, जूम कर लीजिएगा और मेरे कर्सर पे देखिएगा कि जहाँ से बोन का फ्रैक्चर हुआ है वहाँ पे एक वेन भी टूटी है, ठीक है। वेन है उसके अंदर, देखिए यहाँ पर जो ग्रीन कलर का निशान दिखाया गया है, ठीक है। जो ग्रीन कलर का निशान दिखाया गया है यहाँ पर देखो, यहाँ पे इसमें देखो, ठीक है। जो ग्रीन कलर का निशान दिखाया गया है उसके अंदर आप देखोगे, उसके अंदर आप देखोगे कि क्या है, वेन उसका ब्रेकडाउन हुआ है, किस वजह से हुआ है, फ्रैक्चर। ये फ्रैक्चर लाइन है, यहाँ पर वेन टूटी हुई है और ये येलो बोन मेरो बोन के अंदर प्रेजेंट है। आप जैसे ही येलो बोन मेरो क्या होता है, जैसे ही हम फ्रैक्चर को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं तो फ्रैक्चर को रिपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रैक्चर को मैनिपुलेट करते हैं, चाहे वो नेलिंग कर रहे हैं, इंट्रामेडुलरी नेल डाल रहे हैं, चाहे हम प्लेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हम फ्रैक्चर को मैनिपुलेट करेंगे, मैनिपुलेट करने से वेसल्स है वो क्या होगी, टूटी। टूटने की वजह से क्या हुआ, जो येलो बोन मेरो था वहां से क्या फैट का एम्बोलिज्म निकल करके किस में घुस गया, वेन के अंदर, और वो ट्रेवल करता हुआ जाकर के किसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, पल्मोनरी सर्कुलेशन को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। तो ये इसका मेन रीजन होता है, ठीक है। और फिर वो सारे साइन एंड सिम्टम्स जो कि हमने लास्ट स्लाइड में भी देखे, वो सारे चेस्ट पेन होना, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, हाइपोक्सीमिया, ठीक है, और कंफ्यूजन, कफिंग, ठीक है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है पेशेंट को, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट के अंदर अराइज होते हैं जो कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म के साइन एंड सिम्टम्स है। एज ए नर्स हमें मॉनिटर करना है, ठीक है। और इमीडिएटली हमें क्या करना है, जैसे ही ये साइन एंड सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं तो हमें इमीडिएटली क्या करना होता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करना होता है, ठीक है। और जैसे ही हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई किया, नेक्स्ट काम हमें क्या करना होगा, ऑक्सीजन थेरेपी, क्योंकि ऑक्सीजन पेशेंट को ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना एक स्टैंडिंग ऑर्डर में आता है, उसके लिए किसी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। अगर पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी है, आप कॉमन सेंस के थ्रू, अपने कॉमन सेंस से आप पेशेंट को ऑक्सीजन लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, आईवी लाइन एस्टेब्लिश करनी है। क्यों, क्योंकि जैसे ही हेल्थ केयर प्रोवाइडर आएंगे तो वो क्या करेंगे, कोई ना कोई मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एडवाइस करेंगे, तो हमें क्या करना है, आईवी लाइन है उसको एस्टेब्लिश करना है। अगर नहीं लगी है तो, और लगी है तो उसको क्या रखना है, वह पेटेंट रखना है, ठीक है। आईवी लाइन को पेटेंट रखने के लिए सबसे कॉमन जो सोल्यूशन काम में लिया जाता है उसका नाम आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और जैसे ही डॉक्टर आते हैं तो वो क्या करेंगे, फैट एम्बोलिज्म हो, वो चाहे जो ब्लड का एम्बोलिज्म हो, उसके अंदर क्या हो, क्लॉट एम्बोलिज्म हो, उसकी वजह से क्या होगा, वो क्या करेंगे, एंटीकोएगुलेंट थेरेपी देंगे। एंटीकोएगुलेंट थेरेपी में जो भी बेरिन वगैरह देना है, वारपेरिन देना है, जो भी देना है वो उनकी हेल्थ केयर प्रोवाइडर की एडवाइस के अकॉर्डिंग हमें पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर करना होगा। नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, जब भी ये सारी सिचुएशन चल रही है तो हमें कार्डियक मॉनिटर पे हमें पेशेंट को लेना होगा। साथ के साथ हमें क्या, पेशेंट की कार्डियक मॉनिटरिंग और पेशेंट की जो वाइटल ऑर्गन्स है उनको हमें क्या करना, उनकी फंक्शनिंग को मॉनिटर करना होगा। पेशेंट का रेस्पिरेटरी स्टेटस देखना है, पेशेंट के वाइटल साइंस को हमें मेंटेन करके रखना है। अगर ज़रूरत पड़ रही है, पेशेंट ऑक्सीजन सेचुरेशन को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना होगा, पेशेंट को मैकेनिकली वेंटिलेट करना होगा। चाहे मैकेनिकल वेंटिलेशन करो इंट्यूबेशन के थ्रू, ठीक है, इंट्यूबेट करके आप चाहे मैन्युअली करो या फिर मैकेनिकली वेंटिलेटर के ऊपर आप डाल दो। उसके बाद हम कर सकते हैं इंटरवेंशन के तौर पे हम एबीजी एनालिसिस करवा सकते हैं, ताकि हमें पता लगे कि किस प्रकार का कोई एसिड बेस बैलेंस तो नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई एसिडोसिस की कंडीशन तो अराइज नहीं हो रही है, ठीक है। तो मुझे ये बताइएगा कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर किस प्रकार का एसिडोसिस होने के चांसेस होते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये सारे काम करने के बाद हमारा मेन फंक्शन होता है डॉक्यूमेंट मेंटेन करने का। तो हमें क्या करना है, काम जो भी काम हमने किया उसको हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंट करना है। कौन कौन से इवेंट्स हुए, जो पर्टिकुलर इवेंट हुआ है वो मॉनिटर करना है, कि मेंशन करना है रिकॉर्ड्स के अंदर कि एक पेशेंट था, ऐसे ऐसे था, इसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया या फैट एम्बोलिज्म इसको हो गया, साथ हमने क्या एक्शन लिए और पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स है। ये सारे रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स हमें मेंटेन करके रखने, ठीक है। आई होप आपको फैट एम्बोलिज्म के बारे में कुछ समझ में आया होगा। प्लीज़ किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हैं। नेक्स्ट वन है
नेक्स्ट वन आएगा अपना लास्ट स्लाइड, मतलब एक स्लाइड बैक करके देखते हैं। अभी ये वाली जो फोटो हमने पिछली स्लाइड में देखी थी उसी को हमने जूम कर लिया है। तो ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, येलो बोन मेरा है। यहाँ पर फ्रैक्चर हुआ, फ्रैक्चर लाइन टूटी, फ्रैक्चर लाइन टूटने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे ये क्या हुआ है, वेन है वो भी डिस्टर्ब हुई है। वेन डिस्टर्ब होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर हमें यहाँ से जो एम्बोलिज्म वो एंटर करेंगे, चाहे वो फेट का होगा चाहे वो ब्लड का होगा, वो एम्बोलिज्म एंटर करके वेन के अंदर, और वेन से वो क्या करेगा, देखिए जूम करके इस इमेज में देखिए जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है। उसके बाद जैसे वो फ्रैक्चर पे निकला, वेन के थ्रू जा करके इन्फीरियर वेना के वजह से सीधा हो जाएगा हार्ट में, हार्ट से फिर ट्रेवल करता हुआ चला जाएगा वो लंग्स में, और वहाँ जा करके वो क्या कर देता है, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देता है। आई होप आपको इस इमेज से बेटर समझ में आया होगा। मेरी सारी स्लाइड्स के अंदर, मेरे सारे लेक्चर वीडियोस के अंदर मैं कोशिश करता हूँ कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन की प्रिपरेशन है वो साथ के साथ लेकर के चलूँ, और इमेजेस ऐड करके मैं ये चाहता हूँ कि आपको बेटर से बेटर समझ आ सकूँ, और आपकी जो भी नॉर्थ सेट की प्रिपरेशन उसमें मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूँ। नेक्स्ट वन है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। फ्रैक्चर की यूनिट का, स्केलेटल सिस्टम की यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम में क्या होता है, डेफिनेशन देखिए। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में जो पेनफुल कंडीशन, ये बहुत पेनफुल कंडीशन है, दैट अकर व्हेन ए प्रेशर इज इंक्रीज विद इन वन और मोर कंपार्टमेंट लीडिंग टू द डिक्रीज ब्लड सप्लाई एंड टिश्यू इस्चीमिया एंड न्यूरोवेस्कुलर इम्पेयरमेंट। कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या होता है, एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन है। इसमें क्या होता है, जो प्रेशर है, जो हमारी बॉडी के जो कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, हर लिम्ब के अंदर है, हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है, वहाँ पर कंपार्टमेंट होता है, सेल्स के अंदर कंपार्टमेंट होते हैं। तो जो भी स्पेस है, जो भी कंपार्टमेंट बने हुए हैं हमारी बॉडी की, जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर प्रेशर का इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, ठीक है। और वो प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, जो भी ब्लड सप्लाई उस एरिया से गुजर रही है तो वो प्रेशर बढ़ेगा, तो वो प्रेशर उन ब्लड सप्लाई या उन वेसल्स के ऊपर भी लगेगा, नर्व के ऊपर भी लगेगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो न्यूरोवेस्कुलर इम्पेयरमेंट होने के चांसेस है, क्योंकि पर्टिकुलर नर्व के ऊपर अगर आप प्रेशर करोगे तो वो क्या करेगी, पेन करेगी। साथ के साथ जो ब्लड वेसल्स है, जो भी वेसल्स है वो, और अगर आप उनको कंप्रेस करके रखोगे तो क्या होगा, आपका वेस्कुलर या सर्कुलेटरी सिस्टम है वो इम्पेयर्ड हो जाएगा, टिश्यू इस्चीमिया होने के चांसेस हो जाएंगे। तो ये सारा क्या रहता है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम के अंदर अराइज होता है। आप ऊपर एक इमेज देख रहे हैं, ठीक है, ये जो इमेज है इसमें देखिए ये वाला लेग और ये वाला लेग, दोनों की साइज के अंदर आप क्या देख रहे हैं, डिफरेंस देख रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए इसके अंदर कोई भी ऑर्थोपेडिक सर्जरी हुई है, चाहे वो फ्रैक्चर रिपेयर हुआ है किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो इसमें क्या हुआ है, ठीक है, इसकी जो डायमीटर है, इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, मतलब इसमें कंपार्टमेंट सिंड्रोम डेवलप हुआ है, ठीक है। अब कंपार्टमेंट सिंड्रोम डेवलप हुआ तो क्या हुआ, इस एरिया से जो भी नर्व सप्लाई जा रही है वो भी कंप्रेस हो रही है, जो ब्लड सप्लाई जा रही है वो भी सारी की सारी कंप्रेस हो रही है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो डिस्टल पार्ट है इस लेग का या इस एक्सट्रीमिटी का, उसको प्रॉपर अमाउंट के अंदर ब्लड सप्लाई है वो नहीं मिल रही है, और ब्लड सप्लाई नहीं मिलने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, इस्चीमिया होने के चांसेस होते हैं, नेक्रोसिस होने के चांसेस होते हैं। तो ये होता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। नॉर्मली अगर हम बात करें, पेनफुल कंडीशन है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी का जो भी पर्टिकुलर लिम्ब है उसके अंदर जो कंपार्टमेंट है उसके अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, चाहे वो किसी भी रीजन की वजह से हुआ होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे टिश्यू एडिमा होगा, टिश्यू एडिमा होने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे न्यूरोवेस्कुलर इम्पेयरमेंट, इस्चीमिया, ब्लड सप्लाई है वो इंटरप्ट हो जाती है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम। अब कंपार्टमेंट सिंड्रोम से आगे हम समझने के लिए देख लें कि नॉर्मली क्या होता है, हमारी जो मसल्स होती है उनके ऊपर एक फेशिया पाई जाती है, टफ फेशिया होती है, काफ़ी हार्ड होती है, टफ फेशिया होती है, जो मसल्स को एक साथ बांधे रखने का काम करती है, ठीक है। मसल्स के ग्रुप को एक साथ बांधे रखने का काम करती है, वो क्या करती है, उसे बोलते हैं टफ फेशिया बोलते हैं। और वो फेशिया होती है वो काफ़ी हार्ड होती है। जैसे नॉर्मली अगर मैं बात करूँ, कॉमनली अगर हम जो देखें, लेग के अंदर जो है, अपर आर्म के अंदर जो होता है, अपनी अपर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर जो फीमर बोन है उसके ऊपर जो कवर किया हुआ रहता है, जो मसल्स होती है, उसकी जो मसल्स होती हैं, वास्टस लैटरलिस है, ठीक है, तो वो जो ग्लूटियल मसल्स है उन सबको एक साथ बांधे रखने का काम करती है ट्रांसवर्स फेशिया लाटा, TFL, ट्रांसवर्स फेशिया लाटा। वो कॉमनली प्रेजेंट होती है, वो इन मसल्स को एक साथ बांधे रखने का काम करती है, जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का अपर पोर्शन है, मतलब फीमर वाले जो पार्ट है उसके आसपास, फीमर के आसपास की जो मसल्स है उनको बांधे रखने का काम करती है ट्रांसफर फेशिया लाटा। अब वो ट्रांसफर फेशिया लाटा है वो क्या करती है, मसल्स का जो ग्रुप है उसको एक साथ बांधे रखने का काम करती है, ठीक है। और इसी मसल्स को, ये ट्रांसफर फेशिया लाटा है, इसी के पास से या इसी के अंदर से,
ठीक है। मोस्ट कॉमनली कंपार्टमेंट बन जाते हैं जब मसल्स आपस में जुड़ रही हैं, 2-3 कंपार्टमेंट बन जाते हैं। ठीक, कंपार्टमेंट का मतलब एक खाली जगह हो जाती है, और उसी खाली जगह से क्या हो रहा है, नर्व सप्लाई जा रही है। ठीक है, लोअर एक्सट्रीमिटी में नर्व सप्लाई जा रही है, ब्लड सप्लाई जा रही है, वीनस रिटर्न आ रहा है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होगा, जो कंपार्टमेंट थे, ठीक है, फेशिया के अंदर जो कंपार्टमेंट बने हुए थे, उन कंपार्टमेंट से वेन, आर्टरी, नर्व ये सारी आती और जाती है। अब अगर कंपार्टमेंट सिंड्रोम अगर डेवलप होता है तो क्या होगा, ये जो कंपार्टमेंट थे जहाँ से नर्व वेसल्स और वेन वगैरह, आर्टरी, वेसल और नर्व जा रही थी, ठीक है, अब ये अगर कंपार्टमेंट सिंड्रोम डेवलप होता है तो क्या होगा, इस कंपार्टमेंट के अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो वो प्रेशर किस पे लगेगा, आर्टरी पे, वेन पे, नर्व पे, तीनों पे लगेगा। और इन तीनों से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स, इस्चीमिया, पेन है, ठीक है, ब्लड सप्लाई इंटरप्शन है, टिश्यू परफ्यूजन इम्पेयर्ड हो जाएगा, वो सारे साइन एंड सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। ये देखिएगा यहाँ पे, ये कंपार्टमेंट सिंड्रोम डेवलप हुआ। ये कंपार्टमेंट सिंड्रोम के अंदर ये वाली जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, एक सेकेंड मैं आपको समझाने के लिए इसके कलर को चेंज कर लेता हूँ। ये वाली जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये होती है फेशिया। ठीक है, इधर नीचे की तरफ ये रही, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फेशिया। ये क्या करती है, मसल्स का जो ग्रुप होता है उसको आपस में बांधे रखने का काम करती है, और यहीं से आपकी वेसल्स, आर्टरीज, ठीक है, वेन, नर्व सारी गुजरती रहती है, यहीं से निकल के जा रही होती है। और जब इस एरिया के अंदर अगर मान लीजिए, अगर इस एरिया के अंदर अगर वो होता है, क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, जहाँ पर मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, कलर भरा है, अगर यहाँ पे होगा तो क्या होगा, जो आर्टरी, नर्व यहाँ से जो भी गुजर रही है उन सब पे क्या होगा, कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन होने की वजह से वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो उनको ब्लॉक करेगा, उनको क्या करेगा, उनको प्रेशराइज करेगा। नर्व क्या करेगी, पेन करेगी, आर्टरी और ब्लड सप्लाई नहीं करेगी, वेन है वो वेनस रिटर्न नहीं कर पाएगी, तो टिश्यू परफ्यूजन है वो इम्पेयर्ड हो जाएगा, इस्चीमिया होने के चांसेज हो जाते हैं। आई होप इन इमेजेस का यूज़ करके मैं आपको बेटर समझा पा रहा हूँ और आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। अगर किसी को कोई भी डाउट है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वन है न्यूरोवेस्कुलर। जो मान लीजिए किसी पेशेंट को कंपार्टमेंट सिंड्रोम डेवलप हो गया, कंपार्टमेंट सिंड्रोम डेवलप होने की वजह से क्या होगा, उसको न्यूरोवेस्कुलर इंपेयरमेंट हो रहा है। अगर न्यूरोवेस्कुलर इंपेयरमेंट हुआ है, न्यूरोवेस्कुलर अगर कॉम्प्रोमाइज हुई है, न्यूरोवेस्कुलर सप्लाई अगर कॉम्प्रोमाइज हुई है, अगर उसको कंपार्टमेंट सिंड्रोम के डेवलप होने के 4 से 6 घंटे के अंदर अगर ठीक कर लिया गया तो ठीक है। अगर 4 से 6 घंटे बीत गए, कंपार्टमेंट सिंड्रोम डेवलप है, किसी ने आकर के देखा नहीं और नर्व 4 से 6 घंटे उस बीत गए, तो उसमें क्या होगा, नर्व सप्लाई है वो इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगी, वो वापस रिकवर नहीं करेगी। ठीक है, और ये जो कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है वो मोस्ट कॉमनली क्या होता है, लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ से वेनस रिटर्न वो प्रॉपर नहीं हो पाता आफ्टर द रिपेयर ऑफ सर्जरी वगैरह। ठीक है, उसके अंदर इस वजह से यहाँ पे लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर ये ज़्यादा होता है। साथ के साथ हो सकता है पेशेंट पोजिशनल ऐसी पोजीशन में रहते हैं कि भाई जो बहुत लंबे टाइम तक खड़े रह रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी पेशेंट को आपने ऑपरेट किया और वो लंबे टाइम तक थोड़ा सा स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर है, या फिर उसने अपने एक्सट्रीमिटीज़ को बहुत टाइट बांध रखा है, बैंडेजिंग वगैरह कर रखी है, कास्ट वगैरह अप्लाई कर रखा है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, मोस्ट कॉमनली लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर डेवलप होने के चांसेज होते हैं। कंपार्टमेंट सिंड्रोम डेवलप होने के 4 से 6 घंटे के अंदर अगर न्यूरोवेस्कुलर इंपेयरमेंट को ठीक किया गया तो वो ठीक हो रिवर्सिबल है। और अगर 4 से 6 घंटे के बाद अगर आप संभाला है, देखा है, तो उसको रिवर्सिबल नहीं किया जाता, फिर तो वो डैमेज परमानेंट हो जाता है। नेक्स्ट वन है कि जब पेशेंट के अंदर कंपार्टमेंट सिंड्रोम डेवलप हो गया तो कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स बताऊंगा, प्लीज नोट कीजिएगा, एम्स नोट सेट में आने के पूरे चांसेज हैं। फर्स्ट वन है पेन। ठीक है, अनरिलीव्ड पेन पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता है, जो जिस भी पार्ट के अंदर या जिस भी लेग के अंदर, जिस भी एक्सट्रीमिटीज के अंदर अगर कंपार्टमेंट सिंड्रोम डेवलप हुआ तो पेशेंट को क्या होगा, बहुत सीवियर पेन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और जिस पार्ट के अंदर कंपार्टमेंट सिंड्रोम डेवलप हुआ है तो उस पार्ट का क्या हो जाता है, एडिमियटस हो जाता है। ठीक है, जो भी एरिया है वो क्या हो जाएगा, पेल हो जाएगा, वाइटिश दिखने लग गया, और एडिमियटस स्वेलिंग आ जाएगी, बहुत ही ज़्यादा स्वेलिंग आ जाएगी। ठीक है, और जैसे ही उसको मूवमेंट करेंगे, हल्का सा भी उसमें अगर मूवमेंट करेंगे तो पेशेंट को क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा सीवियर पेन होगा। साथ के साथ यहाँ पे पेशेंट के सेंसेशन है वो भी लॉस होने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंपार्टमेंट सिंड्रोम ने क्या किया, नर्व को भी कंप्रेस कर रखा है, जिसकी वजह से उसमें कंडक्शन, नर्व इम्पल्सेस का कंडक्शन है वो इम्पेयर्ड हो रखा है। नेक्स्ट वन है पल्सलेसनेस, बहुत ही लेट साइन है पल्सलेसनेस का मतलब है उस पर्टिकुलर एक्सट्रीमिटीज के अंदर जिस भी एक्टिविटीज़ के अंदर
जो कंपार्टमेंट सिंड्रोम डेवलप हुआ है उस एक्टिविटीज़ के अंदर पल्स है वो भी धीरे धीरे लॉस होना शुरू हो जाती है, पल्स है वो फील नहीं हो पाएगी। ये सारे हैं किसके साइन एंड सिम्टम्स है? कंपार्टमेंट सिंड्रोम के। अब कंपार्टमेंट सिंड्रोम के सबसे इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम मोस्ट कॉमनली जो एग्जाम्स में देखा जाता है, आई होप मुझे नहीं लगता किसी बुक के अंदर इसको रेफर किया हुआ है, ठीक है। बहुत सारे ऑर्थोपेडिशियन इस चीज़ को बार बार रिपीट करते रहते हैं कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम का ध्यान रखना, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। तो जो साइन एंड सिम्टम्स है, मोस्ट कॉमन जो साइन एंड सिम्टम्स हैं उनको 6 P's के नाम से जाना जाता है, 6 P के नाम से, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछता है 6 P साइन कहाँ मिलता है, तो कहाँ मिलता है? कंपार्टमेंट सिंड्रोम के अंदर। तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम के अंदर जो 6 P साइन है वो देखिए। पहला हमारा 6 P साइन में फर्स्ट में ना पेलर, मतलब वाइटिश डिस्कलरेशन हो रहा था, पिछली लास्ट स्लाइड की जो इमेज थी उसमें हमने देख लिया था। पेन, पेशेंट को सीवियर पेन होगा। पेरेस्थीसिया, पेरेस्थीसिया का मतलब है नंबनेस फील होना शुरू हो जाएगी पेशेंट को। पैरालाइसिस, पैरालाइसिस का मतलब है सेंसेशन का लॉस होना शुरू हो जाएगा। पल्सलेसनेस, वहाँ पे उस एरिया के अंदर कंपार्टमेंट सिंड्रोम वाले पेशेंट जो एरिया है, जिस भी एक्टिविटीज़ के अंदर कंपार्टमेंट सिंड्रोम डेवलप हुआ है उस एक्टिविटीज़ के अंदर पल्स है उसका फील होना भी कम हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा पोइकिलोथर्मिया। पोइकिलोथर्मिया का मतलब है जिस एक्टिविटीज़ के अंदर कंपार्टमेंट सिंड्रोम डेवलप हुआ है, जो कंपार्टमेंट सिंड्रोम वाला एरिया है वो हमें क्या मिलेगा? ठंडा मिलेगा, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ हमें मिलेंगी। तो ये सारे 6 P के नाम से जाने जाते हैं। पेलर, पेरेस्थीसिया, पेन, पल्सलेसनेस, पैरालिसिस और पोइकिलोथर्मिया। 6 P's है, पेन, पेलर, पेरेस्थीसिया, पल्सलेसनेस, पोइकिलोथर्मिया और पैरालिसिस। ये सारे 6 P's हैं, इनको मोस्ट कॉमनली नोट कीजिएगा और ध्यान रखिएगा। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे कंटेंट आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में हेल्प कर रहे हो। नेक्स्ट है इंटरवेंशन। मान लीजिए किसी पेशेंट को कंपार्टमेंट सिंड्रोम डेवलप हो गया, तो अब हमें क्या करना है वो देखना है। तो हमें क्या करना है? इमीडिएटली फिजिशियन को, जो भी ऑर्थोपेडिशियन है उसको नोटिफाई करना है कि सर पेशेंट के अंदर कंपार्टमेंट सिंड्रोम के साइन एंड सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, ताकि इमीडिएटली उस चीज़ के ऊपर काम किया जा सके। क्यों किया जा सके? क्योंकि हमने लास्ट स्लाइड में हमने यही पढ़ा है कि अगर न्यूरोवेस्कुलर इंपेयरमेंट हो रहा है और उसको आपने 4 से 6 घंटे में रिपेयर नहीं किया तो वहाँ से इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएंगे और पेशेंट का जो लेग है वो पूरी तरह से खराब हो जाएगा, एम्पुटेशन करना पड़ सकता है, ठीक है। पहला काम हमने क्या किया? फिजिशियन को नोटिफाई, या फिर जो भी ऑर्थोपेडिशियन है उसको हमने क्या कर दिया? नोटिफाई कर दिया। दूसरा काम क्या करना है? अगर उस एक्टिविटीज़ के अंदर, अगर उस पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर, जिस एक्टिविटीज़ के अंदर क्या हुआ है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम डेवलप हुआ है, तो उस एक्टिविटीज़ के अंदर अगर कास्ट अप्लीकेशन हुआ है, अगर वहाँ पे कास्ट का अप्लीकेशन हुआ है या फिर बैंडेज, टाइट बैंडेज बंधी हुई है, तो हमें क्या करना है? उस बैंडेज को लूज़ कर देना, एकदम ढीला कर देना उस बैंडेज को। और उसके इतना करने के बाद भी नहीं होता तो सर्जन के पास एक ही ऑप्शन बचता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम को रिलीव करने का, वो होता है फेसियोटोमी, ठीक है। फेसियोटोमी के अंदर क्या किया जाता है? अभी मैंने आपको बताया था कि ग्रुप ऑफ मसल्स को एक जगह बांध के रखने का काम कौन करता है? फेसिया करता है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ मसल्स के अंदर क्या हुआ है? एडिमेटस हो गए, स्वेलिंग आ रही है, उसी के अंदर जो कंपार्टमेंट बने हुए थे वहाँ पे क्या हुआ है? कंप्रेशन हो रहा है, स्वेलिंग हो रखी है, ठीक है, प्रेशर अराइज हो गया। तो हम क्या करेंगे? फेसिया है उसको कट कर देंगे, जैसा कि इस इमेज के अंदर आपको बताता हूँ, जैसा कि आपको इस इमेज के अंदर बताया हुआ है, जैसा कि दिखाया हुआ है। यहाँ पे क्या किया? ये फेसिया आपस में यहाँ पे जुड़े हुए थे, लेकिन सर्जन ने क्या किया? इनको आपस में बीच में यहाँ से इंसाइज करके, स्किन को इंसाइज करके और इसको यहाँ से क्या कर दिया? रिलीज कर दिया, ठीक है। जो फेसिया उसको थोड़ा सा कट कर दिया। कट करने से क्या होगा? जो फेसिया थी जिसके अंदर प्रेशर था वो थोड़ा सा रिलीव हो जाएगा, न्यूरोवेस्कुलर इंपेयरमेंट है वो बच जाएगा और पेशेंट का पैर है वो पूरी तरह से काटने की नौबत नहीं आएगी। जैसे ही कंपार्टमेंट सिंड्रोम रिलीव होता है हम इस फेसिया को वापस फ्यूचर करके क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये सारा इसका मैनेजमेंट है फेसियोटोमी। फेसियोटोमी का मतलब है जो भी मसल्स के ऊपर जो फेसिया जो बांध के रख रही है, ग्रुप ऑफ मसल्स को बांध के रखने का काम कौन करता है? फेसिया करता है। तो फेसिया ने क्या किया? फेसिया को हमने क्या कर दे? इंसाइज कर देंगे, कट कर देंगे, उसमें एक इंसिजन लगा करके फिर ड्रेसिंग कर देंगे, ताकि जो भी कंपार्टमेंट सिंड्रोम है, प्रेशर है, वो थोड़ा रिलीव हो जाता है। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे कंटेंट आपको हेल्पफुल हैं और आपको समझ में आ रहे होंगे। प्लीज़ अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट वन है, अब यहाँ पे देखिए कंपार्टमेंट सिंड्रोम या फेसियोटोमी में करते क्या है? फेसियोटोमी के अंदर क्या होगा? ठीक है, ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्या है? ये तो रही बोन, ये रही बोन, ये रही सुपरफिशियल वेसल्स हमारी, ठीक है, और ये रही हमारी नर्व आर्टरी। यहाँ जहाँ जहाँ मैं टिक कर रहा हूँ वहाँ देखिए,
नर्व, आर्टरी, वेन, ब्लड सप्लाई हो रही है पूरी बोन के पास जा रही है और एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर। अब ये क्या है, जो ग्रीन वाला पार्ट है स्किन, ये जो येलो वाला है वो तो क्या है, स्किन है, ठीक है, एपिडर्मिस है, फेट लेयर है। ये वाला है कंपार्टमेंट हो गए, ये मसल्स हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या बने हुए हैं, कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। ये जो भी स्ट्रक्चर्स हैं आपको ब्लू में देख रहे हो, ग्रीन में देख रहे हो, ठीक है, और जो पिंक में देख रहे हो वो सारे क्या है, कंपार्टमेंट है। और इन कंपार्टमेंट के अंदर किसी भी रीजन की वजह से एडिमा हो गया, मान लीजिए एडिमेटिस हो गई, ये स्वेलिंग आ गई, तो इनमें क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे कंपार्टमेंट सिंड्रोम में वो डेवलप हो जाता है। तो अब इसमें सर्जन क्या करेगा, देखिए सर्जन क्या करेगा, स्किन को इंसाइज करेगा। स्किन को इंसाइज करने के बाद सेपरेट करके मसल्स तक जाएंगे, ठीक है। मसल्स पे जाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, नॉर्मली एक्सरसाइज करते करते मसल्स तक जाएंगे। मसल्स तक जाने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी पर्टिकुलर फेशिया है, ठीक है, उस फेशिया को कट कर देंगे। जिससे क्या होगा, जो मसल्स है वो आपस में थोड़ा खुल जाएंगे और प्रेशर है वो रिलीज हो जाएगा। आई होप इन इमेजेस का यूज़ करके मैं आपको थोड़ी हेल्पफुल कर रहा हूँ, लर्निंग को हेल्पफुल कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा कॉम्प्लिकेशन है, थर्ड वन कॉम्प्लिकेशन है एवेस्कुलर नेक्रोसिस। एवेस्कुलर नेक्रोसिस फ्रैक्चर का जो थर्ड वन कॉम्प्लिकेशन है, एवेस्कुलर नेक्रोसिस। तो एवेस्कुलर नेक्रोसिस क्या होता है, ठीक है। एवेस्कुलर नेक्रोसिस में देखिए, ये एक फीमर है, प्रॉक्सिमल पार्ट है, ये पेल्विस दिख रही होगी, आई होप समझ पा रहे होंगे एक्सरे को, ठीक है। ये पेल्विस है और उसके बाद ये क्या है, फीमर है। फीमर के अंदर यहाँ पर जो मार्क किया गया है, ठीक है, यहाँ पर जो मार्क है, ये देखिए ये वाला जो मार्क है वो क्या है, फ्रैक्चर है। अब फ्रैक्चर हुआ तो क्या हुआ, जो बोन के अंदर जो सप्लाई हो रखी थी, जो बोन की जो सप्लाई थी, इसकी जो बोन के अंदर जो ब्लड सप्लाई कर रही थी, जो आर्टरी वेन, जो वो क्या हो गई, अब यहाँ पे इस एरिया से इस एरिया में देखो, ठीक है, इस एरिया में देखो आप, इस एरिया के अंदर आप देखोगे, इस एरिया के अंदर आप देखोगे कि ना जो भी एरिया है, इस एरिया के जो फीमर का जो हेड है उसके अंदर जो ब्लड सप्लाई जा रही थी वो फ्रैक्चर की वजह से क्या हो गई, जो हड्डी टूटी उसके साथ ही वो भी टूट गई, ब्लड सप्लाई वो डिसरप्ट हो गई। अब इस ब्लड सप्लाई के डिसरप्ट होने की वजह से क्या होगा, जो फ्रैक्चर फीमर का जो हेड है वो क्या शुरू हो जाएगा, वो नेक्रोसिस होना शुरू हो जाता है। क्यों होगा नेक्रोसिस, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, तो कॉमन सेंस है नेक्रोसिस ही होगा, ब्लड नहीं जा रहा, ऑक्सीजन डिमांड नहीं पूरी हो रही, तो वहाँ का एरिया क्या होना शुरू हो जाता है, नेक्रोटाइज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और नेक्रोटाइज होने की वजह से क्या होगा, ये पूरी बोन है, इसको क्या, ये क्या होगी, एक नेक्रोसिस है, इन्फेक्शियस कोज कर सकती है। तो अब ये भी होने के चांसेज हैं। हो सकता है कि फ्रैक्चर ऐसी जगह, अब जैसे ये नेक ऑफ फीमर का फ्रैक्चर है, नेक ऑफ फीमर का फ्रैक्चर है, उसके अंदर क्या हुआ, जो हेड की ब्लड सप्लाई थी फीमर के हेड की, वो क्या होगी, डिस्टर्ब हो गई। क्यों हुई, क्योंकि हेड, नेक से हेड टूट गया, और हेड टूटने की वजह से क्या हो, जो ब्लड सप्लाई हेड में जा रही थी वो डिस्टर्ब हो चुकी है, जिसकी वजह से उसके अंदर एवेस्कुलर नेक्रोसिस है वो डेवलप होने के चांसेस हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला है, अब इसमें क्या होता है, जो ब्लड सप्लाई वो डिस्टर्ब होगी, डिस्टर्ब होने की वजह से क्या होगा, बोन है वो डेथ होना शुरू हो जाती है, बोन डेथ होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट वन देखिए, असेसमेंट में आप देखिए, असेसमेंट में जब फ्रैक्चर हुआ है तो पेन मिलेगा, सेंसेशन कम होने लग जाएंगे क्योंकि नेक्रोटाइज होना शुरू हो रहा है जो एरिया पर्टिकुलर है, ठीक है। और ये सारे पेन और डिक्रीज सेंसेशन, ये सारे सिम्टम्स हैं एवेस्कुलर नेक्रोसिस के। अब एवेस्कुलर नेक्रोसिस को डायग्नोस करने के लिए एक्सरे कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं, बोन स्कैन करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बोन स्कैन है, एमआरआई है, एक्सरे, ये सारे डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन रहते हैं। नेक्स्ट वन है हमारी इंटरवेंशन की। एवेस्कुलर नेक्रोसिस के अंदर हमें क्या करना है, ठीक है, हमें क्या करना है, जब अगर पेशेंट के अंदर पेन हो रहा है, पेशेंट को पेन हो रहा है और नम्बनेस आ रही है, ठीक है, लॉस ऑफ सेंसेशन, नम्बनेस आ रही है, पिकलिंग सेंसेशन होते हैं पेशेंट को, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, इमीडिएटली हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई कर देना है, ठीक है। और जब भी ज़रूरत है, अब हेल्थ केयर प्रोवाइडर आएंगे, देखेंगे, बताएंगे, उसके बाद अगर ज़रूरत है तो पेशेंट को हम क्या करेंगे, सर्जरी के लिए प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि जो नेक्रोटाइज एरिया या फिर जो भी नेक्रोटिक टिश्यू है वो एक इन्फेक्शन का सोर्स बन सकता है। यहाँ पे क्या हुआ, जो ब्लड सप्लाई थी, फीमर का हेड है उसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, ठीक है, फ्रैक्चर की वजह से, नेक ऑफ फीमर के फ्रैक्चर की वजह से फीमर के अंदर क्या नहीं हो रही, ब्लड सप्लाई नहीं हो रही। और ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो वहाँ पे क्या होगा, पर्टिकुलरली वहाँ पे क्या होना शुरू हो जाएगा, नेक्रोसिस होना शुरू हो जाता है। तो इससे ये जो नेक्रोटिक टिश्यूज हैं वो एक इन्फेक्शन का सोर्स है, हो सकता है वो दूसरी बोन को भी इन्फेक्ट कर ले। देख, थैंक यू। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया फ्रैक्चर के ऊपर जो भी वेरियस पार्ट्स में लेक्चर डिलीवर किया है मैंने फ्रैक्चर के ऊपर, फ्रैक्चर के मैनेजमेंट, फ्रैक्चर के कॉम्प्लिकेशन, ये आपको समझ में आए होंगे। प्लीज़ अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो किसी भी क्लास से रिलेटेड, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।
ठीक है। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे कंटेंट आपके नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए आपको हेल्पफुल होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।